एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी सुचारू रूप से चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमी और आज का हमारा क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ लिखिए कोई 3। दोस्तों, ये प्रश्न 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, अथवा इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड बना है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं। ये प्रश्न 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है आज का, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि इस प्रश्न से कोई ना कोई आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इस प्रश्न से रिलेटेड। उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तुओं से होने वाला प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु प्रणाली कहलाता है। यानी कि दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु लेन देन प्रणाली, विनिमय का मतलब है लेन देन, वस्तु का लेन देन। वस्तुओं से होने वाला प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से विनिमय ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां या कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय यानी वस्तु की लेन देन हेतु ऐसे दो पक्षों का होना आवश्यक था जिसके पास एक दूसरे को देने के लिए आवश्यक वस्तु हो। यानी कि एक दूसरे को देने के लिए, जैसे मेरे पास गेहूं होता है और अगले व्यक्ति के पास धान है और मेरे पास धान नहीं, तो हम एक दूसरे से अदला बदली कर सके जिसे कहते हैं, तथा बदले में वे एक दूसरे को वस्तु को लेन देन के लिए, मतलब एक दूसरे की वस्तु को लेन देन के लिए तैयार हों। ऐसे दो पक्षों का मिलना काफी कठिन होता था। ये है दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा नंबर है विभाजकता का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें विभाजन यानी बांटना, विभाजन का मतलब है बांटना, विभाजन के गुण का अभाव पाया जाता है, यानी विभाजन नहीं पाया जाता। ऐसे में या तो एक पक्ष को हानि उठानी पड़ती है या फिर विनिमय ही नहीं हो सकता, लेन देन ही नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर है सर्वमान्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव था। इस स्थिति में यह निर्णय करना कठिन होता था कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए। ये है सर्वमान्य मापक का अभाव होता था। चौथा नंबर है धन संग्रह एवं हस्तांतरण में कठिनाई। अब धन कैसे संग्रहण किया जाए, फिर उसका हस्तांतरण करने में कठिनाई होता था, कैसे किया जाए। वस्तु विनिमय के समय में क्रय मूल्य का संचय वस्तुओं के रूप में ही किया जाता था। यानी कि वस्तु विनिमय यानी वस्तु के लेन देन के समय क्रय मूल्य का संचय ही वस्तुओं के रूप में किया जाता था। यानी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना, यही होता था संचय वस्तु के रूप में किया जाता, यानी क्रय मूल्य के रूप में संचय किया जाता था। पांचवा नंबर है भावी भुगतानों में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विनिमय के प्रणाली में, लेन देन की प्रणाली में वस्तुओं का मूल्य निश्चित नहीं था तथा भविष्य में किसी वस्तु का क्या मूल्य होगा यह भी नहीं कहा जा सकता ही था। यानी कि पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली जब चलता था तो क्या होता था, वस्तुओं का मूल्य निश्चित नहीं था। जैसे अब वस्तु का एक क्राइटेरिया हो गया, मूल्य निश्चित हो गया है, तो भविष्य में क्या वस्तु का मूल्य क्या होगा और कितना होगा ये कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उस जमाने में ये था, भावी मूल्यों में कठिनाई होता था, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरह से। अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यावसायिक बैंक के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है जनता से जमाएं स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक 3 प्रकार की जमाएं जनता को स्वीकार करता है। पहला, चालू खाते में जमाएं स्वीकार करना, यानी चालू खाते में पैसे को जमा करना। दूसरा है सावधि
जमा खाते में जमाएं स्वीकार करना। तीसरा है बचत बैंक खाते में जमाएं स्वीकार करना। दूसरा नंबर है ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना, ऋण देना। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण एवं अग्रिम यानी कि आगे जनता को प्रदान करता है, यानी ऋण जनता को देती है। पहला नंबर है नगद साख यानी नगद कैश के रूप में। दूसरा है मांग ऋण के रूप में और तीसरा अल्पकालीन ऋण के रूप में। तीसरा नंबर है बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित कार्य अभिकर्ता के रूप में करता है, यह व्यापारिक बैंक का कार्य है। पहला नंबर है फंड का हस्तांतरण। दूसरा है फंड का संग्रह कैसे किया जाए। तीसरा विभिन्न मंदों का भुगतान करना। चौथा है लाभांश का संग्रह और पांचवा है संपत्ति का ट्रस्टी एवं कार्यपालक आदि। और चौथा नंबर है विदेशी व्यापार को वित्त प्रदान करना। पांचवा है तरलता की आपूर्ति करना और छठवां है सामान्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करना।